ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी रंजीत की है। रंजीत जिसके माता पिता गांव से शहर आकर बस गए थे। दोनों पढ़े लिखे और बड़े ही तर्कवादी स्वभाव के थे। भूत प्रेत, जिन, डायन जैसी किन्हीं भी चीजों को नहीं माना करते और शायद इसी का असर रंजीत पे भी हुआ था। वो भी इन सभी पैरानॉर्मल चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। ये बात आज से करीब 15-20 साल पुरानी हो गई, जब उसे अपने कजिन सिस्टर की शादी अटेंड करने गाँव जाना पड़ा अपने पेरेंट्स के साथ। वो पहली बार गांव जा रहा था। उसे गांव से शहर के बीच में कोई ज्यादा अंतर पता नहीं था। गांव में शादी का माहौल था तो सभी कामों में व्यस्त थे। वहां पहुंचते ही रंजीत के पेरेंट्स भी काम में लग गए। रंजीत भी अपने कमरे में गया, कपड़े को चेंज किया और सीधा निकल गया गांव घूमने। घर से निकलते ही उसे विशाल दिखा। विशाल जो 2-3 बार शहर में शायद रंजीत से मिला होगा। थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी उन दोनों के बीच। दोनों गांव घूम रहे थे और घूमते घूमते वो गांव के एक छोर पर पहुंच गए कि अचानक रंजीत देखता है कि विशाल के चलने की स्पीड बहुत ही तेज हो गई है, जैसे मानो विशाल दौड़ रहा हो। रंजीत ने विशाल को कहा, थोड़ा धीमा चलो, इतना तेज क्यों चल रहे हो? विशाल बड़े ही अजीब सी आवाज में बोला, भाई जल्दी चल यहाँ से, क्योंकि यहाँ भूत रहता है। गाँव के कई लोगों ने यहाँ पर भूत को देखा है। रंजीत को लगा कि शायद विशाल उसे डराने की कोशिश कर रहा है, तो उसने बड़े ही निडरता के साथ कहा, भूत ये क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। बातों बातों में दोनों घर की ओर चल पड़े। दोनों घर पहुंच गए और शाम हो चुकी थी। रंजीत घर आते ही विशाल को बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम कहाँ है? विशाल जोर जोर से हंसते हुए बोला, वॉशरूम? अरे ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ तुम्हें खेत में ही जाना पड़ेगा, यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। गांव के सभी लोग खेत में ही जाते हैं। और विशाल रंजीत के साथ खेत निकल पड़ा। क्योंकि ये बात 15-20 साल पुरानी है, तो उस वक्त गांव में शौचालय नहीं हुआ करता था। सभी लोग खेत ही जाया करते थे। विशाल और रंजीत खेत की ओर जाने लगे, तभी उन्हें रास्ते में गांव के कुछ और दोस्त मिल गए जो खेत ही जा रहे थे। सभी एक दूसरे के इर्द गिर्द जाकर बैठ गए और एक दूसरे पे नजर बनाए रखे हुए थे। विशाल ने रंजीत को कहा कि बैठने से पहले कम से कम तुम 2-3 बार चुटकी बजा लेना या 1-2 बार ताली ही बजा लेना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें रहती हैं। आवाज सुनकर वो वहां से चली जाएंगी। पर रंजीत आगे बढ़ता गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठते ही उसे विशाल की बात याद आई, पर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक से पेड़ से एक डाल टूटकर गिरने की आवाज आती है, धड़ाम, जिसे सुनकर विशाल और उसके दोस्त ऐसे भाग खड़े हुए मानो जैसे क्या हो गया हो। पर रंजीत अपनी ही मस्ती में था। वो उठकर डाल खोजने लगा, पर वहाँ कोई डाल नहीं थी। रंजीत को लगा शायद विशाल उसे फिर से डराने के लिए नाटक कर रहा है, पर उसे कहाँ पता था कि जिस पेड़ के पास वो बैठा था वो पेड़ जामुन का पेड़ था, जिस पर रहती थी वो। रंजीत पर उसकी नजर पड़ चुकी थी। रंजीत घर की ओर आने लगा। थोड़ी दूर पे विशाल उसे खड़ा दिखाई दिया। विशाल बड़े ही घबराई हुई सी आवाज में उससे बोला, तुम ठीक हो ना? रंजीत जोर से हंसने लगा और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और वहाँ से दोनों चलते हुए घर आ गए। रात में संगीत का कार्यक्रम था तो सभी एंजॉय कर रहे थे, पर रंजीत आज चुपचाप एक कोने में बैठा था, मानो वो वहाँ नहीं किसी और जगह पर हो। उसे होश तब आया जब उसके पापा ने उसे खाना खाने के लिए पूछा। सभी खाना खाने बैठते हैं। जो लड़का मीठा की ओर देखता भी नहीं था, वो आज सिर्फ मीठा ही खाए जा रहा था, वो भी इतना मीठा कि जितना 3-4 लोग आराम से खा सके। रंजीत अकेले ही खा गया। सबको लगा हो सकता है वो भूखा हो। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सारे काम खत्म होते होते करीब रात के 12:30 बज गए। क्योंकि रंजीत शहर का लड़का था तो रंजीत को शहर में खाने के बाद थोड़ा टहलने की आदत थी। रंजीत उठा और रोड की ओर घूमने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी कि तभी उसे दूर से आती हुई उसे एक लड़की दिखाई दी। लड़की जो लाल शादी के जोड़े में थी, उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। वो धीरे धीरे चलते हुए रंजीत के बगल से गुजर गई। रंजीत को लगा शायद वो उसकी कजिन सिस्टर है। उसने चिल्लाते हुए बोला, तुम इतनी रात को दुल्हन बनकर कहाँ घूम रही हो? शादी कल है ना, और तुम आज ही ऐसे घूम रही हो? रंजीत की बात सुनकर वो लड़की वहीं रुक गई और बड़े ही अजीब से आवाज में बोली, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। तुम शाम में आए थे ना मेरे घर, और देखो अभी मैं तुमसे मिलने आ गई। रंजीत चौंक गया। उसे लगा कि शायद उसकी सिस्टर भी उसे डरा रही है। वो नजदीक जाकर उसके घूंघट को जैसे ही उठाता है, वो डर कर धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसने देखा कि वो लड़की जिसे वो अपनी बहन समझ रहा था वो कोई और थी, और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। मुंह में होठों की जगह सिर्फ दांत ही दांत दिख रहे थे, और वो भी बड़े बड़े डरावने दांत।
उसका चेहरा अचानक से रंजीत के चेहरे के नजदीक आता और अचानक से उसका चेहरा उसके नजरों के सामने से गायब हो गया। फिर कुछ समय बाद उसका वही चेहरा बड़े बड़े दांतों के साथ रंजीत के नजदीक आता और वापस से गायब हो जाता। ये सिलसिला लगातार चलने लगा, सिर्फ उसके बड़े बड़े दांत। रंजीत किसी तरह खुद को संभालता है और जल्दी जल्दी वहां से घर की ओर भागता है। घर आकर वो अपने पापा को कुछ बोलना चाहता है कि उससे पहले ही उसके पापा उसे बोलते हैं, बेटा बिस्तर लग चुकी है, अब सो जाओ, रात काफी हो गई है। और ये कहकर उसके पापा ने चादर ओढ़ ली। रंजीत चाह करके भी कुछ बोल ना पाया और पापा के बगल में ही लेट गया। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता, उसके सामने वही औरत अपना जला हुआ चेहरा और वो बड़े बड़े दांतों के साथ आ जाती और आकर जोर जोर से हंसने लगती। रंजीत सो नहीं पा रहा था, उसे उसका शरीर बहुत ही भारी भारी सा लगने लगा कि मानो जैसे उसके ऊपर कोई चढ़कर बैठा हो। रंजीत को होश तब आता है जब उसे जोर की थप्पड़ लगती है। रंजीत खुद को संभालते हुए रोते हुए बोलता, मुझे क्यों मार रहे हो पापा? उसके पापा लंबी लंबी सांस भरते हुए बोलते, तू पागल हो गया है क्या? अपने ही बाप को मारेगा क्या? आवाज सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। पूछते हैं क्या हो गया? तो रंजीत के पापा बताते हैं कि रंजीत उनका गला दबा रहा था, मानो वो उन्हें मार ही डालेगा। मामला किसी तरह शांत हुआ। रंजीत को उसकी दादी अपने साथ लेकर सोने चली गई। उस रात जब रंजीत सो रहा था और कुछ अजीब सा बोल रहा था, मुझसे दूर रहो, मेरे नजदीक मत आओ, नहीं ऐसा मत करो, ये क्यों कर रही हो, दूर हो जाओ बोलकर रंजीत चिल्लाते हुए उठ गया। दादी भी उठ गई और पूछने लगी क्या हो गया रंजीत पसीना पसीना था। दादी को लगा कि शायद कोई बुरा सपना देखा होगा और संभालते हुए बोली, सो जाओ रंजीत, मैं हूँ तुम्हारे बगल में। सुबह हुई और आज शादी है घर में, सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। आज के दिन भी रंजीत उठा और उठकर बिना मुंह धोए नहाए एक कोने में जाकर बैठ गया। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि सभी शादी में बिजी थे। लेकिन जैसे ही शाम हुई, रंजीत वहां से उठा और सीधा दुल्हन के कमरे में जा पहुंचा जहां दुल्हन सज रही थी। वहां जाकर वो दुल्हन को मारने लगा, पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया। जितने भी लड़कियां उस कमरे में थी सबको मार कर कमरे से भगा दिया और अंदर से कमरा बंद कर लेता है वो। घर के सभी लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे पर रूम के अंदर शांति थी, मानो वहां कोई हो ही ना। 3 घंटे के बाद रंजीत ने दरवाजा खोला और रूम के खोलते ही बाहर जो उसके माँ, पापा और दादी खड़ी थी, वो तीनों चौंक गए क्योंकि वो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शर्माते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था और शर्माते हुए वो अपने पापा की ओर देखकर बोलता है, कैसी लग रही हूँ मैं? ये बोलकर शर्माते हुए वो मंडप की ओर दौड़ा। मंडप पे चढ़कर वहां बैठे पंडित जी को बोला, आज मेरी शादी है, जल्दी जल्दी दूल्हे को बुलाओ। दूल्हा कहाँ है? उसे जल्दी बुलाओ। सभी हैरान थे और वहीं भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी उठकर आता है और बोलता है, क्या आज शादी है तुम्हारी? हाँ आज मेरी शादी है। दूल्हा कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, रंजीत ने कहा। उस बूढ़े आदमी को रंजीत से बात करते देख रंजीत की दादी उनके चरणों में गिर गई और रोते रोते बोलने लगी, गुरुजी ये क्या हो रहा है? मेरे पोते को ठीक कर दीजिए, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पोते को। कौन है ये बुढ़ा आदमी जो सब ठीक करने की बात कर रहा है? ये बोलकर रंजीत जोर जोर से हंसने लगा। इतने में वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अंजू ज्यादा हंसना अच्छी बात नहीं होती। अंजू ये नाम सुनते ही रंजीत शांत हो गया। वो जो बूढ़े आदमी वहाँ मौजूद थे वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो थे माँ कामाख्या मंदिर के पुजारी जो पूजा पाठ के साथ तंत्र क्रिया में भी महारत थे। लोगों की शकल देखने मात्र से ही वो उनका भूत, भविष्य और वर्तमान बता दिया करते थे। बाबा ने बताया कि पिछले 2 दिनों से रंजीत की बॉडी में अंजू अपना कब्जा बनाए बैठी है। उतना जो मीठा रंजीत ने खाया वो रंजीत ने नहीं, अंजू ने खाया। और उस रात जब रंजीत अपने पापा का गला दबा रहा था वो कोई और नहीं, वो अंजू ही थी। और शादी के घर की ये हालत भी रंजीत ने नहीं, अंजू ने की है। अंजू गांव की लड़की थी जिसकी शादी ज्यादा दहेज ना दे पाने के कारण टूट गई थी। सदमे में उसने जामुन के उसी पेड़ के पास फांसी लगा ली थी जहां उस रात रंजीत शौच करने गया था।
और वहीं से रंजीत पे अंजू का पोजीशन हो गया था। बाबा ने रंजीत के शरीर में बैठी अंजू से पूछा, तुम रंजीत को छोड़ दो। पर अंजू जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज शादी है मेरी, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी होने दो, आज मुझे शादी करनी है। मेरा दूल्हा कहाँ है? मेरा दूल्हा आ रहा है। बाबा के लगातार समझाने पर भी वो रंजीत को छोड़ने को तैयार ना थी। वो रंजीत को अपने साथ ले जाने की बात करने लगी और सारे मंडप को अस्त व्यस्त कर दी और चिल्लाते हुए बोलने लगी, मेरी शादी है आज, मेरा दूल्हा कहाँ है? बुलाओ, नहीं तो सबको मार डालूंगी। और ये लड़का रंजीत, ये तो मेरे साथ ही जाएगा। बाबा समझ गए थे कि ये ऐसे नहीं सुनने वाली। उन्होंने अपने बैग में से एक बोतल निकाली और उसमें से जल निकालकर मंत्र पढ़कर सीधा उसे रंजीत के ऊपर दे मारा। मंत्र लगातार बाबा पढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो जल रंजीत के ऊपर गिरा, मात्र जल के छींटा मात्र से ही वो मंडप से उठकर चिल्लाते हुए जमीन पर लेटने लगा। वो कोई मामूली जल नहीं था, वो माँ कामाख्या मंदिर का अभिमंत्रित जल था। बाबा ने तुरंत में एक लाल फूल लाने को कहा और इस बीच लगातार वो कुछ बड़बड़ाते रहे और रंजीत के शरीर में बैठी अंजू बस बार बार यही बोल रही थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे तो सिर्फ शादी करनी थी, यही मेरे घर आया था, मैं इसके पास नहीं आई थी। अब बाबा हंस रहे थे और बस इतना ही कह रहे थे, मैंने तुम्हें जाने को कहा था पर तुम नहीं गई। आगे तुम किसी को परेशान ना कर पाओ, इसलिए मैं तुम्हें इस योनि से मुक्त कर दूंगा। जैसे ही लाल फूल आया, बाबा उस फूल को रंजीत के मुंह के पास लेकर गए और उसके कान में कुछ मंत्र पढ़ने लगे। देखते ही देखते रंजीत का पूरा मुंह खुला और वो फूल जो लाल था अचानक से काला हो गया। अजीब सी सड़ी हुई बदबू चारों ओर फैल गई। फूल के काले होते ही रंजीत बेहोश हो गया। उस फूल को बाबा ने एक डब्बे में रखा और हवन की उसी आग में, जिस आग में शादी होने वाली थी, उस डब्बे को डाल दिया। इस पूरी क्रिया में सुबह के 4 बज गए थे और जो शादी उस दिन होने वाली थी वो भी आगे बढ़ चुकी थी। जो लोग आज यहाँ शादी देखने आए थे वो आज यहाँ से कुछ और ही देखकर जा रहे थे। वो तो शुक्र था कि शादी अटेंड करने वो बाबा आए थे, नहीं तो ना जाने रंजीत वहाँ और क्या क्या करता और आगे उसका क्या होता।